नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात 24 के चुनावी चक्रव्यूह की, क्योंकि भले ही अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन भाजपा ने अभी से अपना एजेंडा साफ कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा बैक टू बैक बैठक कर रही है और जिस तरह से सीएम योगी ने एक दिन में वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ का दौरा किया, उससे साफ है कि भाजपा भी से चुनावी मोड में आ गई है। वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अखिलेश यादव जहां जल्द ही यूपी की हर लोकसभा सीट का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नरेश उत्तम पटेल ने विधान परिषद के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती देकर साफ कर दिया है कि सपा भी एक्शन में है। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी के लिखे उस लेटर पर सियासत गर्मा गई, जिसमें उन्होंने गन्ना भुगतान को अपना हथियार बनाया। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की, जिससे कांग्रेस 24 के पिच पर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात ऑपरेशन मंडल की, जिसे 24 की तैयारी में विपक्ष के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है। क्योंकि एक दिन पहले जब जेपी नड्डा यूपी आए थे, तब उन्होंने गाजीपुर की धरती से माफिया के मोर्चे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। और अब सीएम योगी ने प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ का दौरा कर साफ कर दिया है कि भाजपा 2024 में माफिया के मोर्चे पर ही विपक्ष को घेरेगी। क्योंकि जिन राज्यों का दौरा सीएम योगी ने किया है, यूपी के सबसे ज्यादा माफिया यही होता था कि नहीं होता था? आजकल इस माफिया का राज है, आजकल इस माफिया का राज है। ये विकास की कहानी, आम व्यक्तियों को राहत देने का काम, ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व ने नई राजनीति को जन्म दिया है और योगी जी ने अक्षरशः उसको धरती पर लागू करने का काम किया है। इस बात को हमको समझना होगा। मुंह में बरबसा पाती है कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का। क्योंकि 20 जनवरी को जेपी नड्डा ने माफिया पर हमला बोला, वहीं अगले दिन सीएम योगी ने वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ मंडल का दौरा कर डाला। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी के सबसे ज्यादा माफिया इन्हीं 3 मंडलों से आते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का गढ़ जहां वाराणसी से गाजीपुर तक है, प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद का प्रभाव है, तो मेरठ से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी आते हैं।
इन तीनों पर ही पिछले सालों में खूब एक्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपना एजेंडा तय कर लिया है और ये एजेंडा है राष्ट्रवाद का, विकास का और माफिया पर वार का। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को निशाने पर रखा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल की बैठक की। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ मंथन किया गया। मालूम हो कि ये वही मंडल है जहां पर किसी को अतीक का गढ़ कहा जाता रहा तो किसी को मुख्तार अंसारी का, यानी मतलब साफ है अपराध नियंत्रण और पूरी तरह से अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करना और इस मुद्दे को 2024 में जनता के बीच लेकर जाना। भाजपा की तूफानी तैयारी इस बात से समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को भाजपा कार्य समिति की एक बड़ी बैठक, जिसका रिहर्सल एक दिन पहले ही भाजपा ने कर लिया है। कार्य समिति की इस बैठक के लिए भाजपा ने प्रदेश भर के 700 पदाधिकारियों को बुलाया है, जिसमें सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी सब मौजूद रहेंगे। क्योंकि दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 24 को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को अपना काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है, जिसके मुताबिक 26 जनवरी तक कार्य समिति का काम पूरा करना है, 5 फरवरी तक जिला कार्य समिति का काम और 12 फरवरी तक मंडल समिति का काम पूरा करना है। मतलब एकदम साफ है भाजपा ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के हर राज्य में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यूपी में है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा का राज तिलक करता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा की उम्मीद यूपी से ज्यादा है, क्योंकि भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं, उससे भाजपा की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, उसे देख 2024 का चुनाव दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात अखिलेश यादव के उत्तम प्लान की, क्योंकि भाजपा जहां यूपी की सभी 80 सीट को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर काम कर रही है। लेकिन सपा की कोशिश में कितना दम है, इसका एक बड़ा फैसला 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में होने वाला है। जहां भाजपा सभी सीटों पर जीत का दंभ भर रही है, वहीं सपा की नजर विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी पर है। अखिलेश का उत्तम प्लान, परिषद में मिलेगा सम्मान। साइकिल की बढ़ेगी रफ्तार, 5 एमएलसी सीट पर सपा की हुंकार। मैनपुरी के बाद सपा का जोश हाई, हर मोर्चे पर होगी खुलकर लड़ाई। जहां एक तरफ भाजपा 2024 की तैयारी में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी की नजर 30 जनवरी को होने वाले 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव पर है। क्योंकि भले ही इन 5 सीटों में से एक पर भी सपा का कब्जा न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो पिछले 2 दिनों में कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर का दौरा कर चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल न सिर्फ इन चुनाव वाली सीटों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि हर मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद के चुनाव रहे हैं, जिसमें 3 स्नातक के हैं और 2 शिक्षक के हैं। इलाहाबाद झांसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव है। 30 तारीख को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को, जो इलाहाबाद के लेक्चरर हैं, उनको समाजवादी पार्टी का शिक्षक एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। पूरा भरोसा है कि इलाहाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी विजय पताका फहराएगी। पिछला इतिहास है, यहाँ पर स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ था 2 साल पहले, इसमें डॉक्टर मान सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने विजय श्री दिलवाई थी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की नजर विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल करने पर है, क्योंकि विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास इसमें से 10% यानी 10 सीट का होना जरूरी है। लेकिन जुलाई 2022 में परिषद के जिन 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ था, उनमें सपा के भी थे, जिससे परिषद में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। ऐसे में सपा की कोशिश इन 5 सीटों में से 1 सीट पर जीत हासिल करने की है, ताकि उसे विपक्ष की कुर्सी मिल जाए।
राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन के विस्तार से पहले समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है एमएलसी के चुनाव पर। जिन 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के पास इस समय विधान परिषद में 9 सीटें हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए 1 सीट और जरूरी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इन 5 में से कम 1 सीट उसके पास आ जाए, जिससे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल किया जा सके। अब समाजवादी पार्टी 5 में से कितनी सीट जीतती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन में है उससे एक बात तो साफ है कि वो भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन, पार्टी का विस्तार और यूपी की सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव के दौरे की चर्चा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस तैयारी पर उनके विरोधी हमलावर हैं। परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, इसी मैदान में जंग में गए। लखीमपुर गोला बाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए। आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था, और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए तो अब उनकी डे बाय डे उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। अब सबकी निगाहें 30 जनवरी को होने वाले एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि इस चुनाव से जहां विधान परिषद की तस्वीर साफ होगी, वहीं ये भी साफ हो जाएगा कि मैनपुरी में सपा को जो जीत मिली है उससे उसके कार्यकर्ताओं को कितना दम मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पश्चिम में तूफानी दंगल, सियासत का गन्ना एंगल, क्योंकि जब भी गन्ने का नाम आता है पश्चिम का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और अब इसी गन्ने के भुगतान को हथियार बनाते हुए जयंत चौधरी ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सरकार के पुराने वादे को याद दिलाते हुए गन्ना भुगतान करने को कहा। अब इसी चिट्ठी पर सियासत गरमा गई। भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए जयंत तो अखिलेश सरकार की याद दिलाई कि उस वक्त क्यों जयंत ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन सवाल सिर्फ जयंत का नहीं है, क्योंकि गन्ना भुगतान को लेकर एक चेतावनी चीनी मिल को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी दे दी। किसान और जवान को सबसे पहली भूमिका हमें दोनों निकल के आर्मी को देनी पड़ेगी। पश्चिम का तूफानी दंगल, सियासत का गन्ना एंगल। सीएम योगी के खिलाफ जयंत का लेटर बम, गन्ना भुगतान पर सियासी दम। जिस पश्चिम की धरती से भाजपा ने यूपी का मिजाज बदला, अब उसी पश्चिम से जयंत चौधरी ने सूबे की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और गन्ना भुगतान के मोर्चे पर न सिर्फ सीएम योगी को खत लिखा है, बल्कि सरकार के 26 दिसंबर 2021 के वादे को याद दिलाया है, जिसमें सरकार ने 14 दिन में गन्ना भुगतान करने और विलंब होने पर ब्याज के साथ भुगतान करने की बात कही थी। अब इसी को लेकर जयंत चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और मांग की है कि गन्ना का मूल्य घोषित किया जाए, जिससे कि जो किसान पेराई मिल में अपने गन्ना को पहुंचा रहे हैं वो कम से कम ये सुनिश्चित रहे उनके पास कि गन्ने की कितने प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसका भी भुगतान सरकार करे, जिससे कि जो किसान हैं वो उनको समय पर भुगतान हो सके। इन दोनों ही मसलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को खत लिखा है जयंत चौधरी ने। मुख्यमंत्री को सीधा खत लिखते हुए उन्होंने ये दोनों मांग उठाई है। जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, वहीं किसान संदेश अभियान के तहत रालोद ने मेरठ से सीएम योगी के नाम 10,000 संदेश पत्र भेजे हैं, जिसमें आवारा पशुओं की परेशानी, बकाया गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर नाराजगी जताई गई है। वहीं डाकघर चलो अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
किसान संदेश अभियान के तहत राष्ट्रीय लोकदल का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज यह देखिए कि कैंट के बड़े डाकखाने पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और यहां जो संदेश पत्र है वो मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आवारा पशुओं की बात हो, गन्ना मूल्य की बात हो, बकाये गन्ना भुगतान की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रम बनाकर जो संदेश पत्र है वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। आज भी हमारे जनपद में भी आज कम से कम 10,000 पत्र भेजने का लक्ष्य जो इकट्ठे किए हैं कार्यकर्ताओं ने, जो गांवों से किसानों ने लिखे हैं और सरकार को नसीहत करने के लिए कि पेराई सत्र आधा बीतने को है और गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है। किसान को पता ही नहीं है कि मेरा गन्ना का जो मुझे क्या भुगतान होगा। किसान की लागत को देख लें, लागत का उनको ध्यान नहीं है। किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा, दवाई बीमार हो जाए दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गन्ने का मूल्य हमें सही नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगी। जब तक आतंक नहीं खत्म होगा आवारा पशुओं का तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम सड़कें घेरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन जहां एक तरफ जयंत चौधरी गन्ना भुगतान के जरिए सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अब भाजपा ने भी पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश यादव सरकार की याद दिलाते हुए हमला बोला है। गन्ना मूल्य के संबंध में किसी भी व्यवस्था का निदान करने का फर्ज सरकार का है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मांग करने का काम विपक्ष का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये मांग करने से पहले उन्होंने आज की तारीख में जो उनके एलाइज पार्टनर है समाजवादी पार्टी और उसके नेता तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके बारे में भी कभी देखा कि उन्होंने कितना गन्ना मूल्य घोषित किया था और कब घोषित किया था? इसलिए किसी मांग को करने से पहले अपनी गिरहवा भी झांक कर देखनी चाहिए। गौरतलब है कि जयंत चौधरी ने गन्ना भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा ऐसे वक्त में खोला है जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गन्ना भुगतान के लिए चीनी मिल को 10 फरवरी तक का समय दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय पर यह गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो वो मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेंगे। 10 फरवरी तक आपका पिछला सारा भुगतान हो जाएगा भाई। हम भी जिंदगी का तंगी हो लिए। अगर 11 फरवरी होगी तो हम यही मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेंगे भाई। अब सवाल इस बात का है कि क्या जयंत की चिट्ठी और नरेश टिकैत की चेतावनी के बाद गन्ना भुगतान होगा या फिर घमासान होगा, क्योंकि ये देश पहले भी एक आंदोलन देख चुका है और गन्ना ऐसा मुद्दा है जिसका जब भी जिक्र आता है पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ जाता है। सनु शर्मा, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान क्या 24 में आएगी जान? ये सवाल कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर भेदने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका आज एक लोगो जारी किया गया। कांग्रेस के इस अभियान का मकसद सरकार की विफलता को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस अभियान से यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि यहां पर पिछले 3 दशक से कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस में आएगी जान, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान। 6 लाख गांवों पर नजर, कितनी मुश्किल 24 की डगर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है कि उससे पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान का मकसद 26 जनवरी से 26 मार्च तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों तक पहुंचने का है। Is going to be on only 30th. Some state elections are going in between. So we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, इसके बाद तीसरा चरण भी हो सकता है, चौथा चरण भी हो सकता है, पर अब के लिए दूसरा चरण ही कांग्रेस संगठन जुड़ जाएगा। 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ हैं,
2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं और संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी नीति, अपनी बात गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगी और सरकार की विफलताओं से भी उनको अवगत कराएगी, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो इनपुट उसे देश के अलग अलग राज्यों से मिला है, उसी के आधार पर उसने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए अपने लोगों को लॉन्च कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें देश भर के तमाम तरह राज्यों में पहले ही प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन में कांग्रेस पार्टी प्रत्येक घर पे पहुंच के तमाम तरह जो घर के निवासी हैं उनसे मुलाकात करेगी और उसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को बताएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का असर उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी कमान प्रियंका गांधी के कंधों पर होगी। जितना भी उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जो सिलसिला चल रहा है, सारा का सारा नेतृत्व आदरणीय दीदी प्रियंका जी कर रही हैं। उनकी देखरेख में इसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चालू किया जा रहा है और जो भी उनके दिशा निर्देश, जो भी सलाह होती है, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो इसमें तो एक हम मान लीजिए जिस तरह से वो रोड मार्च करते हैं, तो ये तो कुछ लोगों को जो पर्टिकुलर जो पहले दिन से लोग जितने लोग जुड़ते हैं वही लास्ट तक पूरे उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। नए नए जगहों पे उत्सुकता बस कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो अपने आप को केवल लोकसभा के चुनाव तक बने रहने के लिए इस तरह के अभियान लेकर के आ रहे हैं। उनको किसी ने गाइड किया है कि अगर भाई आप या तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, भाई आप जिले पे रैली कर नहीं सकते हैं, मंडल पे रैली आपकी हो नहीं पाएगी। दरअसल कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां उसका ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में उसके पास यूपी में सिर्फ एक सीट है, जो बताती है कि जिस राज्य से भाजपा सबसे बड़ी बढ़त बनाती है, उस राज्य में कांग्रेस कितनी कमजोर है। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस यूपी में अपनी पुरानी जमीन दोबारा से बना पाएगी, या फिर कांग्रेस की सारी कोशिश भाजपा, सपा और बसपा के आगे हवा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं यूपी में पर्यटन की क्रांति। 37,000 करोड़ से मिलेगी शक्ति, क्योंकि यूपी सरकार यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में चमकाने की तैयारी कर रही है, जिसमें गंगा, गोमती, सरयू जैसी नदियों में क्रूज और अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में 7 स्टार होटल बनाने की तैयारी है। यूपी में पर्यटन क्रांति, नदियों में चलेंगे क्रूज। $37,000 करोड़ का प्रस्ताव, यूपी बनेगा शक्ति। अभी 13 जनवरी को पीएम मोदी ने काशी से गंगा विकास क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी, तो यूपी की क्रूज क्रांति को पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन अब योगी सरकार यूपी को पर्यटन का सबसे बड़ा बाजार बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें गंगा, गोमती, सरयू जैसी नदियों में क्रूज चलाने की तैयारी है। साथ ही पर्यटन स्थल वाले अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में 5 से 7 स्टार होटल खोलने की तैयारी है। आप साथ देख सकते हैं, ये वही गुप्तार घाट है जहां क्रूज चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। यह क्रूज आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यह क्रूज गुप्तार घाट से चौधरी चरण सिंह घाट तक, यानी कि सभी रामायण कालीन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ पर्यटकों को रामचरितमानस, राम कथा का श्रवण भी कराया जाएगा। पर्यटन विभाग की इस निवेश क्रांति को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में 37,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है, जिसमें गंगा, गोमती, सरयू नदी में क्रूज चलेंगे। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ में बड़े होटल खुलेंगे, जिसमें 3 से 5 सितारा होटल खोलने की तैयारी है, क्योंकि 15,433 करोड़ से 214 होटल निर्माण के प्रस्ताव, 4,512 करोड़ के निवेश से 57 रिसोर्ट, 680 करोड़ से 16 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनेंगे, जबकि 441 करोड़ से 10 रिवर क्रूज प्रोजेक्ट,
173 करोड़ से 10 योग वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव, 150 करोड़ से 5 थीम पार्क प्रोजेक्ट और एमिनिटीज प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार की मंशा यूपी की नदियों में क्रूज चलाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना भी है। सरकार का मानना है कि गंगा, यमुना, सरयू और गोमती जैसी नदियों में क्रूज चलने से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। नदियों की साफ सफाई होने से इनका प्रदूषण भी कम होगा। मतलब एकदम साफ है, उत्तर प्रदेश को पेरिस, इटली और क्योटो बनाने की तैयारी है, क्योंकि पर्यटन से न सिर्फ निवेश आएगा बल्कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।